हेलो। सामाजिक विज्ञान की अर्थशास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग आर्थिक क्रियाकलापों को विभाजित करने के एक दूसरे तरीके का परीक्षण करेंगे और यह है संगठित और असंगठित रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। अब आइए हम शुरू करते हैं संगठित और असंगठित रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। इस बात का उल्लेख हमने पाठ की शुरुआत में ही किया था। जो अर्थव्यवस्था में ये क्रियाकलापों का विभाजन है उसमें एक ये है संगठित और असंगठित क्षेत्रक। इसके लिए हमें देखना होगा कि इन क्षेत्रों में लोगों के नियोजन का आधार क्या है, इनके काम करने की शर्तें क्या हैं, क्या कोई नियम कानून है जिनका अनुपालन उनके काम करने के संदर्भ में किया जाता है। यहाँ इस बॉक्स में दो लोगों की कहानी दी गई है। इस कहानी को आप पूरा ध्यान से पढ़ें तथा दोनों के काम करने की परिस्थितियों को देखें कि उनमें क्या अंतर है, उन्हें समझें। यहाँ कांता संगठित क्षेत्र में काम करती है। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम, वे कार्यस्थल सम्मिलित होते हैं जहाँ रोजगार के समय नियमित होते हैं, लोगों का काम सुनिश्चित होता है। ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। इन्हें सरकारी नियमों विनियमों का अनुपालन करना होता है। इन नियमों विनियमों में कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि सम्मिलित हैं जिनका पालन करना होता है और इसे ही संगठित क्षेत्र कहा जाता है। या यह कहें कि सार्वजनिक क्षेत्रों में जो सेवा की जाती है, जो नौकरियां की जाती हैं, उन्हें संगठित क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। निश्चित समय से पहले उन्हें काम से निकाला नहीं जा सकता। यदि वे निर्धारित समय से अधिक काम करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त वेतन से ओवर टाइम कहा जाता है मिलता है, नियोक्ता के द्वारा दिया जाता है। यहाँ नियोक्ता का मतलब वो जो उनको काम पर नियुक्त करे उन्हें कहा जाता है। संगठित क्षेत्र इनके अतिरिक्त कुछ अन्य लाभ भी कार्मिकों को प्रदान करता है, जैसे साप्ताहिक अवकाश, सवेतन अवकाश, चिकित्सा अवकाश, भविष्य निधि तथा कुछ अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। यहाँ तक कि सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें पेंशन भी दिया जाता है। अब असंगठित क्षेत्र में देखें तो इनकी परिस्थितियाँ संगठित क्षेत्र से बिल्कुल विपरीत होती है। इस क्षेत्र में छोटी छोटी और बिखरी इकाइयाँ जो अधिकतर सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं से निर्मित होती हैं। इस क्षेत्र के नियम विनियम तो बने हुए हैं लेकिन इनका अनुपालन नहीं होता। इनमें कम वेतन दिया जाता है, नियमित नहीं दिया जाता, अतिरिक्त समय भी काम लिया जाता है। जिस दिन इन्हें काम पर नहीं रखा जाता उस दिन का वेतन इन्हें नहीं मिलता। छुट्टी आदि का कोई व्यवस्था नहीं होती, यानी कि इनका रोजगार सुरक्षित नहीं है। कभी भी इन्हें बिना कारण बताए काम से निकाला जा सकता है। इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग अपने अपने छोटे छोटे कामों के लिए रखते हैं। काम ना होने पर उन्हें छुट्टी दे दी जाती है। यहाँ दिए गए कुछ प्रश्न हैं जिन पर आप विचार करें और अपने सुझाव से, अपने उत्तर से हमें अवगत कराएं। अब हम देखेंगे कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का, उनके अधिकारों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत जब बहुत जरूरी होता है तभी सरकार के द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं। इसमें रोजगार के अवसरों का सृजन बड़ी धीमी गति से होता है। आमतौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्रक असंगठित क्षेत्रक के रूप में काम करते हैं। वे ऐसी रणनीति कर वंचन का मतलब कर चोरी एवं श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने वाली विधियों के अनुपालन से बचने के लिए जिस प्रकार बहुत से मजदूर
असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश और मजबूर हुए हैं। यहाँ जैसा कि हम जानते हैं कि इन्हें बहुत कम वेतन मिलता है और प्रायः इनका शोषण किया जाता है, उचित मजदूरी नहीं दी जाती, इनकी आय कम और अनियमित होती है, उनका रोजगार भी सुरक्षित नहीं होता। सन 1990 के बाद से देखा जा रहा है कि संगठित क्षेत्र के श्रमिक अपनी नौकरियां धीरे धीरे खोते जा रहे हैं और वे असंगठित क्षेत्र में काम करने को विवश हो रहे हैं, जहां उन्हें, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, कि तमाम सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की ज़रूरत है और सरकार को इसे देना चाहिए। ये समझना आसान है कि लाचार लोग कौन लोग हैं जिन्हें संरक्षण की ज़रूरत है। ये मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन कृषक मजदूर, छोटे और सीमांत किसान, कृषि बटाईदार, कुछ कारीगरों में जैसे बुनकर, राजगीर, बढ़ई, लोहार, सोनार आदि। भारत के ग्रामीण लगभग 80% परिवार इसी श्रेणी में आते हैं। किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरण, उर्वरक, कृषि साख, अनाज के भंडारण की सुविधा, फसलों का विपणन केंद्र जैसी अनेक सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत होती है। शहरी क्षेत्रों में भी लघु उद्योगों के श्रमिक, निर्माण, व्यापार, परिवहन, सड़क आदि में कार्यरत कामगार, रेहड़ी पटरी और ठेला वाले, कबाड़ इकट्ठा करने वाले जो लगे हैं, उन्हें भी सरकार के सहायता की जरूरत है। इस प्रकार हम देखें तो सभी दिहाड़ी मजदूर, चाहे शहरी हों चाहे ग्रामीण, सभी मजदूरों को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने की ज़रूरत है। और हम ये भी पाते हैं कि इस तरह के अधिकांश श्रमिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के लोग हैं। इस असंगठित क्षेत्र में यही लोग काम करते हैं और ये प्रायः नफरत और भेदभाव का शिकार भी होते हैं। इनका शोषण भी होता रहता है और यही कारण है कि इनका आर्थिक सामाजिक विकास नहीं हो पाता। अतः इन श्रेणी के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की जरूरत है। यहाँ बॉक्स में दिए गए लेखांशों को आप ध्यान से पढ़िए और रिक्त स्थानों को भरिए और हमारे पास भेजिए। अब देखते हैं स्वामित्व आधारित क्षेत्रक। हमने इसका भी पूर्व में उल्लेख किया था कि आर्थिक गतिविधियों का इस तरह से भी विभाजन होता है जिसमें दो क्षेत्रक होते हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। और इसमें हम ये देखते हैं कि परिसंपत्तियों के स्वामित्व किसके पास होता है। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक में इनका विभाजन हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्रक में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। रेल, डाक, सार्वजनिक परिवहन आदि सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति या कंपनी के हाथ में होता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड नाम आपने सुना होगा। इसी तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनियां ये निजी क्षेत्र की उदाहरण हैं। अब आप देखेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम लगाए जाते हैं उनका उद्देश्य लोक कल्याण और सुरक्षा का होता है, जबकि निजी क्षेत्र के उपक्रम कंपनियां लाभ के उद्देश्य से लगाए जाते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत सारे समाज को होती है, जिन्हें निजी क्षेत्रक उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं करा सकते, क्योंकि इनमें अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है जो निजी क्षेत्रक की क्षमता के बाहर होता है।
और यदि उनके द्वारा उपलब्ध करा भी दिया जाए तो वे उसकी कीमत बहुत ज़्यादा लेंगे। जैसे रेलवे, सड़कों, पुलों का निर्माण, बांध बनाना, पत्तन और हवाई अड्डे बनाना, ये सारा काम सरकार ही करती है और इन उपक्रमों में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। सरकार इनकी पूर्ति कराधान से, टैक्सेशन से तथा कुछ अन्य स्रोतों से करती है। तमाम सारे उपक्रम और गतिविधियां सरकार द्वारा चलाए जाते हैं जो लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण के लिए ही होते हैं और ऐसा करना सरकार का दायित्व भी है। जैसे सरकारी अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, इस तरह के उपक्रम निजी क्षेत्र में भी होते हैं किंतु वे महंगे होते हैं जो आम लोगों की पहुंच के बाहर होते हैं। अब ये अध्याय ही समाप्त होता है। इसमें आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा, इसका हम संक्षिप्त में सारांश बताकर इसे ही समाप्त करेंगे। इस अध्याय में हमने आर्थिक गतिविधियों को कुछ सार्थक समूहों में विभाजित करने के तरीकों का अध्ययन किया। इसका एक तरीका यह परीक्षण करना भी है कि गतिविधि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में से किससे संबंधित है। विगत 30 वर्षों के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि यद्यपि देश के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है, किंतु रोजगार का अधिकतर प्राथमिक क्षेत्र में ही उपलब्ध होता है। रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा उपलब्ध होते हैं और वस्तुएं और सेवाएं तृतीय क्षेत्र में ज़्यादा उपलब्ध होती हैं। हमने ये भी देखा कि देश में रोजगार में वृद्धि के लिए क्या किया जा सकता है। दूसरे वर्गीकरण में हम संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर विचार करते हैं। इसमें अधिकांश लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं जिन्हें सहायता और संरक्षण की जरूरत है। हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की गतिविधियों के बारे में भी देखा कि उनमें अंतर क्या है, उसका भी अध्ययन किया और ये देखा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, पानी आदि के क्षेत्र में सरकार को विशेष ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। इससे लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा और लोगों की भलाई होगी, सार्वजनिक कल्याण होगा, सुरक्षा उपलब्ध होगी। धन्यवाद। इस पाठ में जो अंतिम में प्रश्नावली दी गई है, एक्सरसाइज दी गई है, उसके लिए उसका सलूशन सॉल्व हम आप लोगों को भेजेंगे। अपने नोटबुक में आप लोग लिखेंगे, स्कूल खुलने पर उसको देखा जाएगा। धन्यवाद।